सबसे पहले देखते हैं, जहां पर हम जानते हैं कि मैटर के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स बने होते हैं एटम से। एटम्स जो होते हैं वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों को साथ में हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज याद करने के लिए ये है कि जो कोई भी एटम अगर न्यूट्रल कहा जा रहा है तो देयर आर 2 सर्कमस्टांसेस, या तो वो अनचार्ज्ड है या तो न्यूट्रल, मतलब हो गया कि नेट चार्ज 0 है। एक तरह से समझा जाए तो जैसे एक तरह से मान लो कि ये एटम एक तो ये हो सकता है या तो ये न्यूट्रल है, या फिर प्रोटॉन की संख्या अगर 10 है तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 10 हुई, तो टोटल मिला के इसमें क्या हो गया, नेट चार्ज 0 हो गया, क्योंकि आपस में इन्होंने कैंसिल आउट कर दिया है। नेक्स्ट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, लेकिन माइनस में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही प्रोटॉन का डायरेक्टली बस आप प्लस कर देंगे, प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जानते हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, प्रोटॉन का होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, एंड न्यूट्रॉन का जो होता है वो बिल्कुल प्रोटॉन जितना ही होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। तो ये हमने जान लिया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। एंड देन मास हमने जाने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। देन हम जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बड़े Q से, एंड दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर SI यूनिट जो होती है वो कुलम होती है, और एक कुलम यानी कि 3 इंटू 10 की पावर 9 सैट कुलम के बराबर होता है। चार्ज डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कितने नंबर में ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रहा है। मतलब चार्ज हम बेसिकली क्या होता है, एक एटम के बीच में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जबकि ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एटम का अगर हमें कुछ भी चेंज करना है तो या तो हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने की सोची तो दिस कैन रिजल्ट इन एटॉमिक ब्लास्ट। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट में हम नेगेटिव चीज को ऐड कर रहे हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और क्योंकि हम लोग ऐड कर रहे हैं तो इस वाले ऑब्जेक्ट क्या होगा, मास इंक्रीज हो जाएगा। जबकि वही अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, यानी किसी ऑब्जेक्ट में से हम लोग नेगेटिविटी हटा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, और मास जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट में से कोई चीज निकाल दे रहे हैं तो इसका मास डिक्रीज हो जाएगा। अब हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जानते हैं चार्ज के बारे में। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज का जो होता है वो एडिशन होता है, यानी कि Q नेट की वैल्यू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होता है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पे चार्ज है 3 कूलम का, देन हमने फिर से एक चार्ज डाला 4 कूलम का, तो इस पे टोटल चार्ज जो होगा वो 3 प्लस 4 कूलम दैट इज 7 कूलम का बनेगा। तो यहाँ एडिशन होता है चार्जेस का। सेकेंड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि सबसे मिनिमम पैक एक चार्ज का है वो है इलेक्ट्रॉन। यानी कि जैसे हम लोग दुकान पे जाएंगे तो एक पैकेट चिप्स मांगेंगे, 1 पैक ऑफ चिप्स दे दीजिए। हम ऐसा तो नहीं बोलते कि हाफ पैकेट चिप्स दे दीजिए। उसी तरीके से अगर हम लोगों को चार्ज चाहिए तो या तो हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते, 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते, लेकिन अगर कोई बोले कि मुझे 5.5 इलेक्ट्रॉन दीजिए तो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये सब सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल्स में चलता है। मतलब बस उनको डेसिमल के मल्टीपल्स में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए और तीसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको हाफ करके दे दीजिए, ऐसा नहीं चलता है। इसका एक बेसिक फॉर्मूला है दैट इज Q, यानी चार्ज इज इक्वल टू NE। N मतलब हो गया इंटीजर एंड E मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, यानी इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। इस पे आपको इस तरह के बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी टू चार्ज बाय 1 कूलम। यानी अगर हमें एक बॉडी को 1 कूलम से चार्ज करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन हमें निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला लिखेंगे एंड देन हम लोग वैल्यूज पुट करते जाएंगे। यहाँ Q गिवन है कि हमें 1 कूलम से चार्ज करना है, तो 1 कूलम N हमें फाइंड करना है कि कितने, एंड देन इलेक्ट्रॉन की तो हमें चार्ज पता ही है। देन एवरीथिंग विल डू स्टेप बाय स्टेप, और इसका आंसर जो आता है N इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है जिसमें अगर हम लोग इसको डायरेक्टली याद भी कर ले तो ये एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो 6.25 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम। नेक्स्ट
थर्ड प्रॉपर्टी ही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि टोटल चार्ज एक आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा कंजर्व्ड रहता है, चार्ज लूज नहीं होता अगर वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है तभी। देन फोर्थ प्रॉपर्टी है कि चार्ज इनवेरिएंट होता है, मतलब चार्ज जो होता है वो सेम रहता है चाहे हम लोग उसकी स्पीड कितनी भी ज्यादा इंक्रीज कर दें। जैसे मास का क्या होता है, जैसे हम लोग इसकी स्पीड इंक्रीज करते हैं तो स्पीड इंक्रीज करने से मास की भी वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, लेकिन चार्ज एक ऐसा चीज होता है जो इनवेरिएंट होता है, मतलब कि अगर हम लोग इसका स्पीड भी इंक्रीज कर दे फिर भी इसके वैल्यू पे कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि जब भी चार्ज को हम लोग एक्सेलरेट करवाते हैं तो ये एक एनर्जी को रेडिएट करता है एंड दैट एनर्जी इज ईएम वेव्स, यानी ये वाला जो ईएम वेव्स है ये हम लोग आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ कैसे चार्ज फ्लो हो रहा है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल, वन इज कंडक्टर, देन सेमीकंडक्टर एंड देन इंसुलेटर। जानते हैं कंडक्टर के बारे में। तो कंडक्टर क्या करता है, फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके पास अबंडेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। मतलब एक कंडक्टर अगर हम लोग इमेजिन करें तो इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पड़े रहते हैं, तो ये क्या करता है, फ्री फ्लो अलाउ करता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो पाती है और हीट एक्सेट्रा भी पास हो पाता है। देन सेमीकंडक्टर क्या होता है, यहाँ पर मॉडरेट फ्लो होता है, यहाँ पर चार्ज का जो कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है और साथ में होल्स होते हैं, जो कि हम लोग आगे आने वाले एक स्पेशल चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स उसमें पढ़ने वाले हैं। एंड द थर्ड वन इज इंसुलेटर, जहां पर ऑलमोस्ट जीरो होता है इसका चार्ज फ्लो। क्यों? क्योंकि इसमें एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। मतलब कि जैसे अगर किसी चीज को हम लोग को पास करना है तो एक इंसान से हम लोग ने क्या किया, दूसरे इंसान को पास किया, देन दूसरे इंसान ने क्या किया, तीसरे इंसान को पास किया, तो इस तरीके से पास होता है। तो इंसान को इलेक्ट्रॉन समझना, तो कंडक्टर में क्या इंसान अवेलेबल है, सेमीकंडक्टर में क्या थोड़े नखरे करेंगे लेकिन बाद में फिर अवेलेबल होंगे, लेकिन इंसुलेटर में क्या है, ये इंसान ही नहीं अवेलेबल है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो पास कैसे करेगा। अब कंडक्टर जो है उसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं बाय कंडक्शन, और सेमीकंडक्टर को भी हम लोग चार्ज कर सकते हैं। इंसुलेटर को भी हम लोग एक्चुअल में चार्ज कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि इंसुलेटर को हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं, बट इंसुलेटर कैन ऑल्सो बी चार्ज बाय फ्रिक्शन या फिर इंडक्शन से। नाउ अभी हम देखते हैं चार्जिंग कैसे होता है फ्रिक्शन के कारण। तो फ्रिक्शन क्या करता है, जब हम लोग रब करते हैं तो हीट जनरेट होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन का थर्मो इमिशन होता है, जिसके कारण एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर निकल जाता है और वो दूसरे बॉडी में चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जहां पर ग्लास रॉड जब हम लोग सिल्क से रब करते हैं, और सेकंड इज एबोनाइट रॉड को जब हम लोग फर से रब करते हैं। अब इसको याद करने के लिए कि किस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और किस पे नेगेटिव चार्ज आता है। एबोनाइट मतलब ई मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, तो इसका उल्टा आएगा फर में पॉजिटिव, और सेम को अगर हम लोग उल्टा कर देंगे तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव और सिल्क में नेगेटिव। तो इस तरीके से चार्जेस इंड्यूस होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि कंडक्शन से कैसे चार्ज होता है। अब इसके लिए आपका एक बॉडी हमेशा ही चार्ज होना चाहिए, और ये किसके लिए है, सिर्फ कंडक्टर्स के लिए ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि चार्ज का फ्लो किसमें होता है, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर में होता है। इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक चार्ज्ड बॉडी लेंगे, उसको कनेक्ट कर देंगे दूसरे अनचार्ज्ड बॉडी से, तो ये क्या करेगा, चार्ज को ट्रांसफर कर देगा। अब हमें ऐसा लगता है कि ये प्लस चार्जेस ट्रांसफर हो रहे हैं, नहीं, इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल में ट्रांसफर होता है, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था। इसलिए क्या होता है ना, ये वाले जितने इलेक्ट्रॉन हैं इधर ट्रांसफर होते हैं, तो ये न्यूट्रलाइज होते जाता है और ये वाले पे पॉजिटिविटी आते जाती है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, लेकिन ऐसे याद करने के लिए लोग कहते हैं कि +5 यहाँ था और यहाँ न्यूट्रल था तो इस पे प्लस का चार्ज चला गया। नहीं, इससे इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो इस पे ऑटोमेटिकली प्लस का चार्ज आ गया। वैसे अगर यहाँ नेगेटिव रहता तो क्या होता, यहाँ नेगेटिव रहता तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चला जाता, तो यहाँ पर भी नेगेटिव का चार्ज आ जाता। नाउ अगर बॉडीज आइडेंटिकल हुए, इसमें देखिए +5 था तो इस पे +3 का चार्ज बना और छोटे वाले पे +2 का चार्ज बना। वैसे अगर बॉडी आइडेंटिकल होगा तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि अगर जैसे यहाँ पर एक हमने बॉडी लिया है, दोनों इक्वल रेडियस के हैं, इस पे +5 कूलम का चार्ज है और इस पे -2 कूलम का चार्ज है, तो हमें पहले प्लस कर देंगे, यानी +5 - 2 = 3 कूलम, यानी 3 कूलम का इस पे टोटल चार्ज बन रहा है। तो अब 3 कूलम को डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी चार्ज ऑन बोथ, यानी कि यहाँ पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हो। अगर आइडेंटिकल नहीं है तो डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूट होगा।
अब हम करेंगे चार्ज बाय इंडक्शन, या जो इंसुलेटर में होता है। यहाँ पर बॉडी को हम टच नहीं करवाते हैं, जैसे कि हमने एक चार्ज बॉडी ली और इसको अनचार्ज बॉडी के जस्ट पास ले गए, इसको हमने टच नहीं कराया, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जस्ट रीअरेंजमेंट होगा। जो प्लस 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 माइनस था, इसमें जो माइनस वाला होगा ये प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, और अगर हम लोग वापस से इसको हटा देंगे तो ये वापस से ही रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी ये बस एक टेम्पोररी चार्ज है। एंड वैसे ही अगर हम लोग माइनस इसके पास लाते तो प्लस वाले जितने हैं वो बस रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जैसे ही हम लोग इसको दूर हटा देंगे तो ये वापस से अपना रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो ये न्यूट्रल ही बॉडी रहती है, जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि इसमें कहीं से चार्ज गेन या लूज नहीं हो रहा है, जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, मतलब रीअरेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली किसके लिए यूज होता है। अभी हमने क्या किया, ये एक स्कैम करते हैं हमने चार्ज बॉडी इसके पास ले गए, तब तक जैसे ही ये यहाँ डिस्ट्रैक्ट रहा, प्लस वाले चार्जेस को ये नेगेटिव वाला आके मार गया अर्थिंग के कारण, और फिर हमने इसको हटा लिया तो ये वापस से नेगेटिवली चार्ज बन गया। तो चलिए अब हम जानते हैं स्पेसिफिक चार्ज के बारे में। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, S इज इक्वल टू Q बाई M। स्पेसिफिक चार्ज बटे मास का रेशियो होता है। अब हम जानते हैं फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, यानी दो चार्जेस के बीच में कैसा फोर्स है ये जानते हैं। अब मान लीजिए हमने एक चार्ज लिया Q1 एंड द सेकेंड चार्ज इज Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है R डिस्टेंस। अब फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 चार्जेस के, और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के। तो अगर हम लोग रेडियस को बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा, और अगर हम लोग Q1 या Q2 यानी चार्ज में से किसी को बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, ये इसका मतलब होगा। तो इससे एक हमने डिराइव किया कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के। एक फॉर्मूला बनाने के लिए हमें यहाँ इज इक्वल टू लगाने के लिए एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, दिस इज परमिटिविटी। परमिटिविटी का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है K इज कूलम्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इससे हमें मिल गया फोर्स का फॉर्मूला। और ये जो फोर्स होता है एक इस तरफ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड दिस वन इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी कि ये वाले ने जो फोर्स इस वाले पे लगाया एंड ये वाले ने फोर्स जो इस वाले पे लगाया, ये जो फोर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जस्ट दोनों को अगर हम लोग मॉड लगा के देखें तो इक्वल होते हैं, कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होते हैं। पॉइंट चार्जेस का मतलब है कि अगर कोई मासेस बहुत दूर है, मतलब रेडियस बहुत दूर है, तो इससे क्या होता है वो पॉइंट चार्जेस ही माने जाते हैं। नेक्स्ट इज कि जो फोर्सेस होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं, मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। नेक्स्ट ये डिपेंड करता है मीडियम में, जैसे कि अभी हमने इसको हवा में रख रखा था तो डिफरेंट मीडियम था, अगर हम लोग इसको सेम पानी में रख देंगे तो इसका जो न्यू फोर्स आएगा वो हवा वाले फोर्स का जो था उसका F/80 आता है। देन ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। देन ये एक सेंट्रल फोर्स है, मतलब सेंटर से ये फोर्स लगता है, ऊपर से या नीचे से कहीं से फोर्स नहीं लगता है, ये सेंट्रल फोर्स है। और ये इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है, दैट इज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R का स्क्वायर। अब हम लोग सेम इसी कूलम लॉ को किस तरीके से वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है, जो कि बोर्ड पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि हम लोग पहले फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 को देखते हैं। उसमें सेम फॉर्मूलाज लिख के देखिए, ए वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का डायरेक्शन। तो ए के डायरेक्शन को हम लोग लिखेंगे ए वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर सिमिलरली अगर r का हम लोग मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं r का वेक्टर बाय r का डायरेक्शन, इस तरीके से, और फिर हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला जैसे हमने फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के लिए लिया, वैसे ही सेम इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इसके कारण क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 भी बस यही होगा। बस इसमें क्या होगा, यहाँ पर R1 माइनस R2 का होगा एंड देन यहाँ पर R1 और R2 होगा। ये इस तरीके से एक फाइनल फॉर्मूला बन के हमने सेम ये वाला जो कूलम्स लॉ है, इसी कूलम्स लॉ को हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया।
इस कूलम लॉ के कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस ये है कि चार्ज को हमेशा रेस्ट पे होना चाहिए, अगर मोशन में हुआ तो ये वैलिड नहीं है। चार्ज कभी भी पॉइंट साइज होना चाहिए, यानी चार्ज बड़े मासेस के लिए ये वैलिड नहीं है। और सेपरेशन जो होना चाहिए वो न्यूक्लियर डिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब ये वैलिड नहीं होगा। अभी हमने पीछे ही देखा था परमिटिविटी दैट इज के, वो एक कूलम्स कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, जहां इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक अगर दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r, तो इसका फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 एंड Q2 बाई आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम लोग इसका मीडियम बदल दे तो इसका मीडियम दूसरा हो गया। अब हम लोग इसमें एप्सिलॉन नॉट नहीं यूज करेंगे, हम लोग इसमें यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन। ठीक है, तो एप्सिलॉन जो रिलेटिव एप्सिलॉन होता है वो होता है E बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो K होता है दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो अभी हमें एप्सिलॉन की वैल्यू है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन रिलेटिव एप्सिलॉन जो है। तो अब यहाँ पर हम लोग न्यू फोर्स निकालते हैं। अगर हम लोग मीडियम चेंज कर लिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन हुआ और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देन यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर लिखेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन का मतलब है एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर, तो ये लिख के सेम चीज कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पर ये सब जितना भी चीजें थी ये तो सिमिलरली F की तरह है, यानी कि जो न्यू फोर्स निकलेगा वो जो एयर में फोर्स था, वैक्यूम में फोर्स था, वो वैक्यूम में फोर्स के डिवाइडेड बाय ई आर निकलेगा, यानी रिलेटिव जो एप्सिलॉन रहेगा वो निकलेगा और ये होगा F/K के बराबर। इसका मतलब डिक्रीज हो जाता है फोर्स की वैल्यू अगर हम लोग मीडियम चेंज कर दे तो। इसमें वैक्यूम में K की वैल्यू 1 होती है, एयर में भी अप्रोक्सीमेटली K की वैल्यू 1 होती है, किसी मीडियम में K की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाती है और कंडक्टर में K की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो इन्फिनिटी चली जाती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं। इसमें क्या है, हमने एक चार्ज रखा दैट इज Q, फिर इसके सामने हमने 3 चार्जेस रखे Q1, Q2 एंड Q3। इन तीनों ने फोर्स लगाया Q पे एंड इसने फोर्स लगाया F1, इसने फोर्स लगाया F2 एंड इसने फोर्स लगाया F3। तो टोटल फोर्स जो इस Q पे आएगा वो होगा F1 का वेक्टर, F2 का वेक्टर एंड F3 का वेक्टर, और जितने भी अगर आपने आगे चार्जेस लिए उसका वेक्टर। लेकिन ये जो फोर्सेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं प्रेजेंस ऑफ एनी थर्ड चार्ज के, यानी कि ये वाला फोर्स को इन दो फोर्स के रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस फोर्स को इसके और इस फोर्स के रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और इस फोर्स को इन दोनों फोर्स के रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये लोग इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट फॉर सेम चार्जेस। अगर सेम चार्जेस हो दैट इज पॉजिटिव चार्जेस, तो Q और Q इनका डिस्टेंस है 2r का डिस्टेंस है, तो ये पूछ रहा है कि इस वाले Q पे फोर्स कितना लग रहा है। इस वाले Q पे एक तो ये वाला आदमी फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगा रहा है, ये सेकंड वाला है तो F2 का फोर्स लगा रहा है, और ये वाला भी एक फोर्स लगा रहा है दैट इज F1 का फोर्स लगा रहा है। तो F2 का फोर्स है K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर और F1 का फोर्स है K Q स्क्वायर बाई 2R का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर F1 के लिए डिस्टेंस डबल R है और F2 ये जो Q2 है उसके लिए डिस्टेंस एक ही R है। F1 जो है वो F2 का बाई 4 है, यानी कि जो F1 जो फोर्स लगा रहा है वो इस वाले फोर्स का बाई 4 है, यानी कि ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है और ये वाला फोर्स कम लगा रहा है। अब हम लोग करते हैं टोटल फोर्स, तो फोर्स प्लस फोर्स बाई 4, तो टोटल फोर्स निकलेगा 1.25 फोर्स। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि दो चार्जेस Q है, एक तो Q है, एक है 4Q। यहाँ पर दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम थी। अब यहाँ पर बोल रहा है एक तो बड़ा Q है, दूसरा 4Q है, तो हमें बताना है कि चार्ज को कहाँ रखे कि इसका जो फोर्स हो वो उस पे 0 लगे। इसका एक ट्रिक है सॉल्व करने का। ऐसे तो मैंने ये बहुत ही बड़े वे में आपको समझा दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको ट्रिक से बस बता दे रही हूँ बिकॉज दिस इज अ वन शॉट लेक्चर। तो ट्रिक बताती हूँ कि x की वैल्यू होती है r बाई अंडर रूट n प्लस 1।
जहां पर जो n होता है वो बिग चार्ज बाई स्मॉल चार्ज होता है। यानी कि अब मैं इसका बताती हूँ, इसमें बिग चार्ज है 4q बाई स्मॉल चार्ज है q, तो 4q बाई q से q कट जाएगा तो इसमें आ जाएगा 4, तो n की वैल्यू हमें मिल गई 4। अब x क्या है, x है कि कितने डिस्टेंस पे हम लोग इसको रखेंगे। x इज इक्वल टू r बाई √4 प्लस में 1, यानी x इज इक्वल टू r बाई 2 प्लस 1, यानी x इंटू में 3 इज इक्वल टू r हो गया। तो अब हमें पता चल गया x इज इक्वल टू r बाई 3, यानी कि हम लोग, और ये किससे होता है, फ्रॉम स्मॉल वाला चार्ज, यानी ये वाला चार्ज जो स्मॉलर चार्ज है उससे हम लोग क्या करेंगे, r बाई 3 डिस्टेंस पे रखेंगे। यानी r का 1/3 हम लोग अगर करेंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस आया छोटे चार्ज से, अगर आप ऐसे यहाँ से कर देंगे तो नहीं, ये वाले चार्ज से, छोटे चार्ज से वहां हम लोग रखेंगे, तब इस वाले चार्ज पे 0 का फोर्स लगेगा। अब हम करेंगे सेम कॉन्सेप्ट फ्रॉम ऑपोजिट चार्ज। अब मान लीजिए एक है माइनस में, एक है कुछ प्लस में, तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा, जस्ट यहाँ पर साइन में माइनस आ जाएगा और ये जो x होगा वो स्मॉल चार्ज के इस साइड वाला डिस्टेंस होगा। अब हम जल्दी से गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में जान लेते हैं। दैट इज यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक थिन गोल्ड के फॉइल्स को हम लोग यहाँ लगा देते हैं, जिससे जैसे हम लोग उसके पास चार्ज लाते हैं तो कुछ थीटा एंगल बनाता है। अगर Q1 चार्ज Q2 से ज्यादा है, मतलब मान लीजिए ये वाले में चार्ज कम था तो ये कम डिविएट होता है, जबकि अगर इसमें चार्ज हम ज्यादा लाके इसको लगाए तो ये ज्यादा डिविएशन दिखाता है। दैट्स इट, इतना ही पढ़ना है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। अब हम जानते हैं वेक्टर्स के बारे में। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ये हमने पढ़ रखा है, दैट इज अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर a और b का मैग्नीट्यूड सेम रहा तो r का जो वैल्यू आता है दैट इज 2a cos थीटा बाई 2। अभी अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हुई तो रिजल्टेंट आता है √3a। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हुई तो रिजल्टेंट आता है √2f। एंड अगर थीटा की वैल्यू 120 डिग्री हुई तो रिजल्टेंट जो होता है वो f के बराबर ही आ जाता है। तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, ये वाले के मैग्नीट्यूड और ये वाले के मैग्नीट्यूड को सेम होना पड़ेगा, तब जाके ये डिफरेंट एंगल्स पे हमने फाइंड आउट किया है। अभी कुछ वैल्यूज जो हमें याद करने हैं, दैट इज एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसका साइड सबका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ए एंड ए साइड्स हैं, तो इसमें जो ये x की वैल्यू आएगी वो होगी a बाई √3। वैसे ही अगर हम लोग एक स्क्वायर का देखते हैं जिसमें एक a ये सेम है, एंड देन x की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो डायगोनल हम जानते हैं √2a होता है, तो x की वैल्यू आती है a बाई √2। ये वैल्यूज याद करने वाली है। अब हम करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को 2D में अप्लाई करने वाले। तब से हम लोग लीनियरली हम लोग ने देखा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होता है, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। इसे अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, 2D में देख रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ एक Q चार्ज है, यहाँ एक Q चार्ज है, यहाँ एक Q चार्ज है, तीनों डिस्टेंस सेपरेटेड है बाई r डिस्टेंस, और इन तीनों के बीच का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो ये वाला जो Q है इस पे फोर्स लगाएगा F, एंड ये वाला Q इस पे फोर्स लगाएगा F। तो 90 डिग्री का एंगल था, इसलिए जो F नेट आएगा ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ से, जिसके कारण इसका वैल्यू जो होगा F नेट का वैल्यू √2f आएगा। और ये F जो है हमने तो ये वैल्यू जान ही रखा है कि Q² बाई r²। तो ये इसीलिए याद करवाया गया था कि अगर 90 डिग्री देखा जाए तो इसमें 45 का एंगल बनेगा और इसका जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी √2f। तो सिमिलरली यहाँ पर हमने अप्लाई किया, जैसे यहाँ 45 का डिग्री का एंगल बना के हमने √2f रखा और f का वैल्यू यहाँ क्या है kq² बाई r²। इस तरीके से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही जैसे यहाँ हमने ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, जैसे हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल होता है, तो यहाँ से ये वाला जो Q है ये यहाँ पे फोर्स लगाएगा, एंड ये वाला Q जो है वो यहाँ से ऐसे फोर्स लगाएगा। तो इसका जो F नेट आएगा, तो ये टोटल 60 था, तो F नेट जो होगा वो आधा 30 और यहाँ वाला 30 बनेगा। तो F नेट की वैल्यू √3f आएगी, जिससे F की वैल्यू हम जानते kq² बाई r², तो F नेट आ जाएगा √3 kq² बाई r²। अगर कोई पूछे कि सेंटर पे कितना चार्ज होगा किसी रेगुलर पॉलीगन के, तो वो होता है 0। अगर हम लोग इसको एक्सपेरिमेंटली भी समझे तो बहुत आसान है।
जैसे अभी हम लोग इस ट्रायंगल को देखते हैं, इस ट्रायंगल में अगर हम लोग सेंटर पे चार्ज निकाले तो देखो ये वाला जो है वो इस तरफ फोर्स लगा रहा है इस चार्ज को, और ये वाला जो है वो इस तरफ लगा रहा है फोर्स। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा इसका ऊपर आएगा, ठीक है। अभी के लिए ये वाला चार्ज भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट ऊपर आएगा। अब ये वाला रिजल्टेंट और ये वाला रिजल्टेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस पे टोटल चार्ज सेंटर पे कितना आ जाएगा, 0। तो यही मैंने बताया, यहाँ पर देखो 2 है, इसका इन दोनों का रिजल्टेंट ये वाला है। अब ये वाला और ये वाला आपस में मिलकर कैंसिल आउट कर दिया, इसीलिए यहाँ सेंटर पे 0 है। ऐसे याद करने के लिए, अगर हमें इसको एक्सपेरिमेंटली नहीं देखना है तो बस याद करने के लिए किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के सेंटर पे 0 फोर्स होता है। वैसे अगर हम लोग स्क्वायर का भी देखें तो ये तो आमने सामने ही कट जा रहा है, ये तो सामने ही दिख रहा है कि यहाँ पर देखो ऐसे 4 है, ये इससे कट गया, इससे कट गया, तो फोर्स 0 आ गया। एक क्वेश्चन आता है पेंडुलम पे, जैसे देखा जाए तो पेंडुलम जो होता है यहाँ पर Q1 M1 हमने रखा है, Q चार्ज और मास का है, और यहाँ पर Q2 M2 हमने रख रखा है, जहाँ पर नीचे mg फोर्स से क्या एक्सेलरेशन से ये खींच रहा है, अर्थ है, एंड यहाँ पर फोर्स E लग रहा है एंड यहाँ टेंशन लग रहा है। सिमिलरली यहाँ भी टेंशन लग रहा है और फोर्स यहाँ लग रहा है। तो अब देखा जाए इसका कंपोनेंट किया जाएगा तो इस तरफ का T1 cos थीटा 1 एंड इस तरफ का T1 sin थीटा 1 आएगा। तो हम लोग बस इसका पहले सॉल्व कर लेते हैं, सिमिलरली इसका भी रहेगा, बस हमें उल्टा कर देना रहेगा। तो आमने सामने है, इसका मतलब T1 cos थीटा 1 और mg ये दोनों इक्वल है, वैसे ही ये वाला और ये वाला क्या है, इक्वल है। इससे अगर हम लोग 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो sin थीटा बाई cos थीटा जो होगा वो fe mg के बराबर आएगा, जिससे कि tan थीटा वो होगा fe बाई mg। वैसे tan थीटा 2 यानी इस वाले की भी बात होगी तो fe बाई m2g आएगा। हम लोग अगर tan थीटा 1 बाई tan थीटा 2 करते तो m2 बाई m1 आता है, और चार्ज तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, मतलब ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज है। मतलब यहाँ Q1 इससे बड़ा भी रहा और Q2 छोटा रहा मान लो तो, और लेकिन यहाँ पर मास इक्वल होना चाहिए। मास अगर इक्वल है, चार्ज डिफरेंट है, तो थीटा के बीच में क्या रिलेशन है, तो थीटा 1 और थीटा 2 m2 बाई m1 के बीच में होगा, यानी 1 होगा। क्यों? इससे हम लोग को क्या मतलब है कि Q बड़ा है कि छोटा है, क्योंकि चार्ज पे तो ये तो डिपेंड ही नहीं करता है, तो थीटा की वैल्यू चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करती है। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्पेस अराउंड चार्ज, जहां पर कोई भी इफेक्ट फील होता है, यानी कि जैसे शेर का खौफ होता है, शेर का एक एरिया होता है, वैसे ही चार्ज का एक एरिया होता है जहां पर हम लोग को उसका इफेक्ट फील होता है। ठीक है, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं, ठीक है, या फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इसका मतलब होता है कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, अगर हम लोग उसके एरिया में जा रहे हैं। यानी ये एक सोर्स चार्ज है Q, इसके एरिया में हमने डाला एक टेस्ट चार्ज Q0, तो इसका जो फोर्स एक्सपीरियंस ये करेगा वो होगा Q0 बाई R स्क्वायर। तो F बाई Q0 इज इक्वल टू E इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर। तो इसका SI यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, या और ग्राफ होता है E बाई KQ बाई R स्क्वायर का होता है, क्योंकि K और R क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ आता है। और फील्ड लाइंस हमेशा याद रखना, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाती है और नेगेटिव के लिए फील्ड लाइंस अंदर आती हैं। अब E इज इक्वल टू फोर्स बाई Q0, अगर फोर्स 0 हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी। इसीलिए हम लोग वही सेम फॉर्मूला, अगर ऐसा आए कि बताइए कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पाई जाएगी, वहां पर हम लोग को रखना है। तो सिमिलरली आप सेम इक्वेशन लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि फोर्स जहां 0 होगी वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगी। और सिमिलरली इस पे सेम रूल है कि किसी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर फोर्स भी 0 होता है। अगर अब जानते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। किसी अगर लीनियर चार्ज की बात करें, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में जो चार्ज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L। L यहाँ पर हो गया लेंथ और Q हो गया चार्ज। वैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी की Q बाई एरिया, यानी इस पर हम लोग एरिया ले रहे हैं। पिछली बार लेंथ लिए थे, इस बार एरिया गिवन है तो एरिया लेंगे। वैसे अगर वॉल्यूम रहेगा तो रो को हम लोग लिखेंगे चार्ज बाई वॉल्यूम। अब इसी का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे रिंग पे सेंटर से।
ठीक है। तो किसी भी रिंग पे अगर हमने चार्ज इंड्यूस करवाया हुआ है और ये क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज है, तो इसके सेंटर पे ई क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। अगर वही एक सर्कुलर आर्क आपको दे दे, ये एक आर्क है और यहाँ इसका ये अल्फा कुछ एंगल पे है, इसका कुछ रेडियस है और इस पे हमने चार्ज इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, तो इसका ई का वैल्यू आता है 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। और इसका एक स्पेशल केस है, अगर सेमी सर्कुलर आर्क रहा तो E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर। अब रिंग एट एक्सिस, यानी कि एक कोई रिंग है, ऐसा रिंग है, उसके एक्सिस पे क्या चार्ज लग रहा है, यानी कुछ x डिस्टेंस पे क्या चार्ज लग रहा है। सेंटर पे तो भाई 0 होगा, ठीक है, सेंटर पे 0 होगा। अभी इसके एक्सिस यहाँ अगर हम लोग कहीं चार्ज रखेंगे कि कुछ x डिस्टेंस पे, तो क्या चार्ज होगा, तो E इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 3 बाई का पावर 3/2। और x मैक्सिमम कहाँ होगा, x इज इक्वल टू प्लस या माइनस r बाई √2 के जगह। तो यहाँ ये इसका ग्राफ दिखाया जा रहा है और E जो होगा वो मिनिमम होगा 0। लोग देखेंगे एक चार्ज रॉड के लिए, एक चार्ज रॉड के लिए देखो ये है अल्फा एंगल कुछ बना रहा है, यहाँ बीटा एंगल कुछ बना रहा है, यहाँ पर E वाई एक्सिस पे एंड E एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं, ठीक है। और इससे यहाँ का डिस्टेंस कुछ x डिस्टेंस है, तो E x की वैल्यू जो होगी k लैम्डा बाई आर साइन इंटू में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, वैसे ही ई वाई की वैल्यू होगी के लैम्डा बाई आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। अगर वही सेम ये जो रॉड है इसको हम लोग इन्फिनाइटली बड़ा कर दे तो इसका कितना आएगा, कि तो इसमें देखा जाए तो ये अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री के हो जाएगी और बीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री हो जाएगी। तो सेम सिचुएशन में अगर हम लोग 90 डिग्री रख के पुट करें तो ई एक्स की जो वैल्यू आएगी, यानी इस एक्सिस पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2k लैम्डा बाई आर और ई वाई पे जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी। तो इसका जो नेट आएगा E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर। मतलब E जो होगा वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी अगर हम लोग रेडियस बढ़ाते जाएंगे, यानी कि अगर हम लोग इसका डिस्टेंस और दूर दूर करते जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम होते जाएगा। अब हम देखेंगे एक सेमी इनफाइनाइट रॉड के लिए, तो एक सेमी इनफाइनाइट रॉड के लिए ये अल्फा तो 0 हो गया लेकिन बीटा 90 डिग्री हुआ, तो इसके लिए E जो x होता है, यानी ये वाला जो है ये होगा k लैम्डा बाई आर और E y जो होता है वो भी होगा k लैम्डा बाई आर। तो ये E का वैल्यू आएगा √2 k लैम्डा बाई आर। लोग रॉड से किसी एक्सियल पॉइंट यानी दूर के किसी एक्सियल पॉइंट पे एक्सिस पे ही हम लोग देखते हैं, तो उस पे आता है E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर और r प्लस एल। एल क्या है, इसका लेंथ है, रॉड का लेंथ, क्यू चार्ज है जो इस पे चार्ज इंड्यूस्ड है, आर है इसमें कि कितनी दूरी पे आप पॉइंट को ले रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, जहां पर इमेजिनरी होती हैं, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करती है, ये कभी भी क्लोज्ड लूप में नहीं होती है और इसका टैंजेंट क्या होता है, डायरेक्शन देता है। मतलब कोई अगर ऐसे है तो इसका अगर टैंजेंट बनाएंगे तो वो डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये कभी भी दो लाइन्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, यानी कि अगर यहाँ पर डेंस फील्ड लाइंस है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर मैग्नीट्यूड ज्यादा है, अगर यहाँ रेयर है तो मैग्नीट्यूड कम हो गया। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी कि अगर फील्ड लाइंस कम हुई तो चार्ज कम होगा, अगर फील्ड लाइंस ज्यादा हो गई तो चार्ज ज्यादा हो जाएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी कि आप जो दो फील्ड लाइंस की डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहेंगी, गैप सेम रहेगा और डायरेक्शन भी सेम। नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा, ये डिफरेंट हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ड्यू टू टू चार्जेस, ठीक है। अभी हमने प्लस क्यू और प्लस क्यू को लिया तो कभी भी ये तो इंटरसेक्ट करेगा नहीं, तो इसके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगी। वैसे ही अगर हम लोग माइनस क्यू और माइनस क्यू लेते तो बस एरोज डिफरेंट हो जाएंगे, इस बार अंदर की तरफ आएगा क्योंकि माइनस में अंदर की तरफ आता है और सिमिलरली बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। अगर एक प्लस और दूसरा माइनस लेते हैं तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने क्या किया, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है, यहाँ पर प्लस क्यू का चार्ज रखा और यहाँ माइनस क्यू का चार्ज रखा, तो इस पे क्या फोर्स एक्सर्ट होगा दोनों पे। ये वाले पे जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और ये वाले पे जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्यू ई ही रहेगा, लेकिन डिफरेंस बस इतना होगा, प्लस वाले चार्ज के लिए वो पॉजिटिव रहेगा और ये जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए नेगेटिव रहेगा, यानी नेगेटिव यहाँ सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, वरना चार्ज अगर सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो यहाँ पर फोर्स भी सेम ही होगा।
अब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल का मोशन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होता है। ठीक है, चार्ज मूव अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करता है, यानी अगर हम लोग प्लस क्यू चार्ज रखते हैं तो वो यू वेलोसिटी से मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही, और फोर्स उस पर लगता है क्यू ई फोर्स लगता है, और इस पे एक्सेलरेशन बनता है क्यू ई बाई एम का, और इसका पाथ होता है एक स्ट्रेट लाइन पाथ। ये सारे इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड रहता है, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू में टी। सेकेंड होता है चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और हमने चार्ज पार्टिकल को कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, ये क्या होगा, धीरे 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 इस तरीके से पैराबोलिक पाथ बनाता है, यानी डिविएट हो जाता है अपने पाथ से। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फोर्स लगाती है क्यू ई से और एक्सेलरेशन जनरेट करती है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, दैट इज इंडिकेटेड बाय पी के ऊपर ऐसा एरो। ये क्या होता है, अगर हम लोग टू इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस को एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि एक प्लस क्यू ले लिया, एक माइनस क्यू ले लिया और एक स्मॉल डिस्टेंस से हमने सेपरेट कर दिया, तो इसकी वैल्यू आती है 2q इंटू में d, और इसका यूनिट होता है कूलम्ब मीटर। इसमें जो डाइपोल होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हम लोग सबसे पहले देखेंगे एक्सियल, फिर इक्वेटोरियल एंड देन जनरल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे क्या होगा, ये मान लीजिए ये डाइपोल कुछ इस तरीके से है और एक्सियल पॉइंट यहाँ है और ये कुछ r डिस्टेंस पे है, तो ये जो E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा 2k p बाई r का क्यूब, यानी p क्या है यहाँ पर, p यहाँ पर है q इंटू में d का स्क्वायर, और d क्या है, यहाँ कितना डिस्टेंस पे है दोनों चार्जेस। देन इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए देखा जाए तो मान लीजिए ये कुछ p है और ये यहाँ पर हमने चार्ज रखा, ये कुछ r डिस्टेंस पे है और ये 0 है, तो यहाँ से यहाँ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी उसकी वैल्यू होगा माइनस के p बाई आर स्क्वायर। फिर हमने कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया, या ये तो आने के चांसेस कम है स्टिल, E इज इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट में 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और tan अल्फा का वैल्यू होगा tan थीटा बाई 2। डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने क्या किया, ये एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और एक पॉजिटिव और नेगेटिव को उसमें रख दिया, तो डाइपोल क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जानता है, तो इस पे फोर्स नेट तो 0 होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इसके कारण क्या होता है, टॉर्क डेवलप होता है क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऐसे लगेगा और एक फोर्स ऐसे लगेगा, जिससे क्या होता है ना, ये इस तरीके से हिलने डुलने लगता है, यानी कि कुछ इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, तो बार बार डाइपोल कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे होता है। तो इसमें टॉर्क का फॉर्मूला आता है डाइपोल इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस, तो ये टॉर्क होता है P और इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा। अगर साइन थीटा अगर 90 डिग्री रहा तो टॉर्क मैक्सिमम होता है, और थीटा अगर 0 या 180 डिग्री रहा तो ये देखिए टॉर्क और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं और टॉर्क होता है 0, यानी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है अगर थीटा 0 या फिर 180 होता है। और ये मैंने आपको बताया ये क्या होने लगता है, ऑसिलरेट होने लगता है, एसएचएम करने लगता है, जिससे इसका टाइम पीरियड निकला वो होता है 2 पाई अंडर रूट में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी I बाई P, यानी कि डाइपोल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जान लेते हैं, जिसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेजर करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है एक गिवन एरिया में, यानी कि फ्लक्स का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डॉट ए, यानी कितने एरिया में, यानी फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इसका एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर कॉस 0 डिग्री हुआ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है और एरिया भी इसी तरफ है, तो इसमें मैक्सिमम दैट इज फाई इज इक्वल टू ई ए मैक्सिमम होता है, और एरिया वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसी भी सरफेस के, और जो थीटा होता है वो ई और ए के बीच में, यानी कि ये इसके और इसके बीच का क्या एंगल बन रहा है। तो इसमें देखिए इसमें 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, कोई एंगल नहीं बन रहा है। वही अगर आप समझिए इस पेपर को हमने सीधा रख दिया तो इससे तो पास ही नहीं ना कर रहा है, तो कितने का एंगल बन रहा है, इस पे 0 डिग्री का 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पे फ्लक्स तो 0 हो गया, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल टू द सरफेस है। अब हम जानेंगे फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। इसमें एरिया वेक्टर हमेशा याद रखना क्लोज सरफेस का आउटवर्ड होता है। तो मान लीजिए ये हमने क्लोज सरफेस लिया, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है और इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है। हमने अब क्या किया, फ्लक्स यहाँ से ऐसे ऐसे डाला, तो इसके लिए ये नेगेटिव आएगा और इसके लिए पॉजिटिव आएगा, क्योंकि देखेंगे तो एरिया इस तरफ है इसका एरिया वेक्टर और इसका फ्लक्स इस तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव आ जाएगा। वही इसका एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है, फ्लक्स भी इसी तरफ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए पॉजिटिव आएगा।
फ्लक्स नेट जो होता है वो ये होगा, यानी कि 0 आ जाएगा, टोटल में 0। क्यों? क्योंकि माइनस EA ये है और प्लस ये EA ये है, दोनों को कट हो जाएगा और 0 आ जाएगा। तो यहाँ फ्लक्स टोटल आता है फ्लक्स नेट जो कि 0 होता है। तो किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी क्लोज सरफेस के लिए 0 होता है, क्लोज 3D स्ट्रक्चर के लिए 0 होता है। अब जानते हैं गॉस लॉ के बारे में। दिस इज द लास्ट टॉपिक। और यहाँ पर हम क्या जानते हैं कि किसी भी एरिया में हमने चार्ज रखा है तो इसमें बस हम लोग अंदर वाले एरिया के चार्ज की बात करते हैं, बाहर के चार्जेस की बात नहीं करते हैं, ओनली एनक्लोज्ड वाले की बात करते हैं। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर जो कि ड्यू टू ऑल चार्जेस होता है। और ds इज इक्वल टू, यानी डिफरेंशिएशन करना रहेगा, ये होता है फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड, मतलब बस अंदर वाले। ये वाला जो था ये ऑल चार्जेस, मतलब जितने भी चार्जेस थे सबके लिए था, जबकि ये वाला जो है एनक्लोज्ड वाला क्यू एनक्लोज्ड जो बस अंदर किसी एरिया में वो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें कितना है Q माइनस Q और Q3, तो ये इस तरीके से हमने लिख लिया बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका एप्लीकेशन यहाँ होता है, सबसे पहले हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर की बात की जाए जो कि कंडक्टिंग है, तो दोनों का सेम ही होता है, क्योंकि अगर हम लोग एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे तो फिर से तो चार्जेस बिल्कुल हॉलो स्फीयर जैसा ही बाहर बाहर आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि E जो इनसाइड होता है वो 0 होता है, आउटसाइड KQ/r² होता है, सरफेस पे KQ/r², यानी कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका जो ग्राफ होता है वो E और R के बीच में यहाँ से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है। एक सॉलिड स्फीयर जो कि नॉन कंडक्टिंग है, यहाँ सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग वाला हो गया, नॉन कंडक्टिंग वाले में क्या होता है कि ये बाहर आउटसाइड नहीं आता है, तो ये जो इसके अंदर का होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका इनसाइड होता है ρr/3 एप्सिलॉन नॉट और E सरफेस पे होता है ρr/3 एप्सिलॉन नॉट। तो E आउटसाइड होगा KQ/r², E सरफेस पे होगा KQ/r² और E इनसाइड होगा KQ/r³/r²। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। तो वो जो E आउटसाइड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के और E इनसाइड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का। एक अगर इनफाइनाइट रॉड के लिए तो गॉसियन सरफेस इसका सिलिंड्रिकल होता है और इसका E का वैल्यू होता है 2k λ/r। अगर हम लोग एक इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट लेते हैं तो E का वैल्यू होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि इंडिपेंडेंट होता है कि कितना डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। ये एक सिलिंड्रिकल भी हो सकता है या क्यूबॉइडल भी हो सकता है इसका गॉसियन सरफेस। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि किसी भी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के लिए गॉसियन सरफेस स्फीयरिकल होता है, किसी स्फीयर के लिए भी स्फीयरिकल गॉसियन सरफेस होता है, लाइन चार्जेस के लिए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस होता है और एक इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए सिलिंड्रिकल या क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस होता है। अगर फ्लक्स की बात करते हैं किसी क्लोज्ड सरफेस में, तो सबसे पहले चार्ज एट सेंटर पे जो चार्ज होगा वो टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब होगा, यानी Q/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। और फ्लक्स थ्रू ईच फेस, यानी हर फेस, ये वाला अगर एक फेस है उससे कितना होगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर हम लोग फेस सेंटर की बात कर रहे हैं तो फेस सेंटर पे हम लोग इस तरीके से ये हम लोग देखते तो ये क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, यानी Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। चार्ज एट कॉर्नर देखा जाए, यानी कॉर्नर्स पे कितना होगा, तो फ्लक्स अगर एक क्यूब में क्या होता है Q/r एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर पॉइंट को इस तरीके से देखें तो अगर ये बस इमेजिनेशन की बात है इसलिए ये होता है Q/r एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा चैप्टर आपको वन शॉट डिटेल्ड में खत्म कर दिया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका PDF मैं नीचे लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी एंड ऐसे मैं और वीडियोस ला रही हूँ जहाँ पर हम लोग डिटेल में वन शॉट खत्म करने वाले हैं। तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर द नीट स्टूडेंट, JEE स्टूडेंट और बोर्ड स्टूडेंट, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स कवर हैं, मतलब आपको तो कोई डाउट आएगा ही नहीं।